नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जस्टिस अतुल श्रीधरन का गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विदाई समारोह था। इस दौरान बोलते हुए वो थोड़ा शायराना हो गए। मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर सुनाते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मांड में एकमात्र स्थायी चीज अस्थायित्व है। उन्होंने कहा, मैं ट्रांसफर को मशहूर शायर राहत इंदौरी के शब्दों में देखना चाहूँगा, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। मतलब जो आज कुर्सी पर हैं कल नहीं होंगे, ये कुर्सी किसी की स्थायी नहीं होती, हम सब बस इसके किराएदार हैं। राजधानी में प्रदूषण चरम पर है। लोग बोले अब तो सरकार जागे। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। शनिवार सुबह राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 355 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक इंडिया गेट पर AQI 322, पालम में 320 और धौला कुआं में 269 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी बुरे हैं। आनंद विहार में 332, बावाना में 366, चांदनी चौक में 354 और पंजाबी बाग में 343 AQI दर्ज किया गया। हालांकि कुछ स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसियों के मुताबिक कल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 727 था, लेकिन सरकारी एजेंसी CPCB के आंकड़ों में स्तर 312 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के अस्पतालों में सांस की बीमारियों और आंखों में जलन की शिकायतों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। हर जगह हवा का स्तर बहुत खराब बताया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार को अब तुरंत ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा की दिशा और तापमान में गिरावट की वजह से प्रदूषण का असर अगले कुछ दिनों तक और बढ़ सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत के बिना घर से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपना फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया। उसके मुताबिक पहले फेज में 65.8% वोटिंग हुई। पहले यह आंकड़ा 64.6% था, लेकिन अब इसमें भी काफी इजाफा हुआ है। 1.2% का ये अतिरिक्त इजाफा भी निर्णायक माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने कथित वोट चोरी का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल के X हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का CCTV बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच समस्तीपुर की सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नेता श्यामबी चौधरी के एक वायरल वीडियो के बाद पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। वीडियो में वोटिंग के बाद मतदान केंद्र के बाहर जब श्यामबी मीडिया के सामने उंगली दिखाकर वोटिंग की पुष्टि कर रही हैं, तो उनकी 2 उंगलियों में स्याही लगी दिखाई देती है। वीडियो में श्यामबी चौधरी के पिता अशोक चौधरी और मां नीता चौधरी भी दिखाई देती हैं। वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव आयोग से श्यामबी चौधरी पर कार्रवाई की मांग करने लगी। उनका आरोप था कि श्यामबी चौधरी ने 2 बार वोट डाला है। अब इस विवाद पर पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। पटना जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ की अंगुली पर स्याही लगा दी गई थी। पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बाएं हाथ की अंगुली पर भी स्याही लगाई गई। श्यामबी चौधरी की दोनों उंगलियों में स्याही लगे होने का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कंचन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ये तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है। ये हैं LJP सांसद श्यामबी चौधरी, दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है। मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब ये बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये सब कैसे हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR के बीच तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। बंगलार वोट रक्षा यानी बंगाल का वोट बचाओ अभियान। इस पहल का मकसद है लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से ना कटें और नए वोटर्स को सूची में शामिल होने में मदद मिले। इस अभियान के तहत TMC ने पूरे राज्य में 5000 से ज़्यादा वोटर असिस्टेंस कैंप लगाए हैं, जहां लोग जाकर SIR फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी मदद ले सकते हैं। 4 नवंबर को इस अभियान के शुरू होते ही हजारों लोग इन कैंपों में मदद के लिए आने लगे।
टीएमसी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को एनुमरेशन फॉर्म और नए वोटर रजिस्ट्रेशन भरने में मदद कर रहे हैं। ये पूरा डोर टू डोर अभियान दीदी और दूत ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी के डर फैलाने वाले प्रचार के बीच टीएमसी जनता के साथ खड़ी है और घर घर जाकर लोगों की मदद कर रही है। एफआईआर चल रहे हैं 12 राज्यों में, ऐसा अभियान किसी और पार्टी ने नहीं चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके की याचिका पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर केस की जल्द सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी और जरूरत पड़ी तो 12 नवंबर को भी जारी रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि 11 नवंबर को ही पश्चिम बंगाल सरकार की नई याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। ये याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दाखिल की है, जिसमें राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया को ही चुनौती दी है। सिब्बल के साथ साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने भी कहा कि यह मामला देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ से जुड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सही मतदाता पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजरें 11 नवंबर की सुनवाई पर होंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनावी सूची में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है या नहीं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी के 300 करोड़ रुपए के जमीन सौदे को रद्द कर दिया गया है। अजित पवार ने बताया, इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है और पूरे घटनाक्रम की तहकीकात होगी। किसने मदद की, किसने कॉल की, सबकी जांच होगी। अजित पवार ने साफ कहा, इस सौदे में एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो इस मामले में कवर अप कर रही है। दरअसल दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है जो पुणे के बोपोडी इलाके की 13 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ी है। ये जमीन कृषि विभाग की थी, लेकिन इसे अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एफआईआर में पार्थ पवार का क्यों नाम नहीं है, जबकि वो अमाडिया एंटरप्राइजेज कंपनी में 99% हिस्सेदारी रखते हैं। इस मामले में अजित पवार के एक और रिश्तेदार पर भी केस दर्ज किया गया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम पारदर्शी नहीं, बल्कि उसे दशकों की तस्करी और गुप्त साझेदारी से ताकत मिली है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बयान उस समय दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान समेत कुछ देशों ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए हैं और इसी वजह से अमेरिका को भी अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने चाहिए। भारत ने ट्रंप के इस बयान पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे की कहानी साफ नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से अवैध तरीकों, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क और गुप्त सहयोग पर आधारित रहा है। भारत ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत सरकार ने शुक्रवार को बताया कि रूस की सेना में शामिल भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भर्ती बढ़ी है, जिसके बाद भारत ने मॉस्को सरकार से औपचारिक रूप से ये मामला उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने रूस से भारतीय नागरिकों की भर्ती तुरंत रोकने की अपील की है। मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और ऐसे सभी मामलों पर लगातार निगरानी रख रही है। सूडान से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। उड़ीसा के 36 वर्षीय आदर्श बेहरा को सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ नाम की मिलिशिया ने अगवा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरएसएफ लड़ाकों ने पिछले महीने अल-फाशर शहर पर कब्जा करने के दौरान आदर्श बेहरा को पकड़ लिया। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि वो सूडान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संपर्क में है ताकि जल्द से जल्द उनकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने नागरिक की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी ने पूरे दिन देश भर की उड़ानों को प्रभावित कर दिया। इस गड़बड़ी के कारण दिल्ली आने जाने वाली 500 से ज्यादा फ्लाइट्स में भारी देरी हुई। जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे से रात 8 बजे के बीच 383 उड़ानें देर से रवाना हुई और 163 उड़ानें देर से पहुंची, जिनमें से ज्यादातर में 45 मिनट से ज्यादा की देरी हुई।
2 दिन से सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें चल रही थी, जिसकी वजह से पहले से ही कई उड़ानें प्रभावित थीं। ऊपर से दिल्ली में कोहरे और कम विजिबिलिटी ने हालात और बिगाड़ दिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.